गुड मॉर्निंग टू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कोलोइडल सिस्टम की। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन आपको दो तरह का बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एक तो लायोफिलिक कोलोइडल सोल हमने पढ़ा था और एक लायोफोबिक कोलोइडल सोल। जब लायोफिलिक कोलोइडल सोल को बनाया जाता है उसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि डीपी और डीएम को मिलाया, यानी कि सोल्यूट को आप मिलाओगे डिस्पर्सन मीडियम में तो डायरेक्ट कोलोइडल सोल बन जाता है। और अगर आपके पास जो लायोफोबिक कोलोइडल सोल था, लायोफोबिक कोलोइडल सोल को डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वहां अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते कि डीपी और डीएम में अट्रैक्शन नहीं होती। तो लायोफोबिक कोलोइडल सोल जो बनाए जाते हैं उनको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और वो कोलोइडल सोल बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता। लास्ट के लेक्चर में पढ़ के आए हैं, नहीं देखा तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइडल सोल का आप लास्ट का वीडियो लेक्चर देख लो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोलोइडल सोल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक को तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को मिलाया कोलोइडल सोल बन जाता है, तैयार हो जाएगा। बट जो लायोफोबिक कोलोइडल सोल है उसको आपको इनडायरेक्ट वे में बनाना पड़ेगा। और जो इनडायरेक्ट वे में आप लायोफोबिक कोलोइडल सोल बनाओगे, ये लायोफोबिक कोलोइडल सोल की बात चल रही है, इसमें हमारे पास दो मेथड हो जाते हैं। एक तो है कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड, और दूसरा है इसमें डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्सन मेथड। तो शुरू करेंगे इसमें। पहला मेथड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। देखो क्या होता है कि अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि कोलोइडल सोल में जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। अगर उससे छोटे पार्टिकल हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन में नहीं आते, कोलोइडल सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो क्या होगा कि जब बहुत छोटे पार्टिकल हो जाएं और वो आपस में जुड़ जाएं, बहुत छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं, तो उसको हम कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अब इसके जो मेथड हैं कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड में, इसको आप कैसे बनाओगे। जैसे फर्स्ट है बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हो, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड में आ गया आपका ये। जैसे मैं कह रहा हूं कि इसके केमिकल रिएक्शंस में जैसे एग्जांपल हो गए, ये है बाय डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। जैसे कह रहा हूं कि आर्सेनियस सल्फाइड का एक कोलोइडल सोल बनाया जाता है। आपके पास एक सॉल्यूशन है आर्सेनियस ऑक्साइड का, दिस इज आर्सेनियस ऑक्साइड। आर्सेनियस ऑक्साइड का सॉल्यूशन है वाटर में से, इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम पास कराएं तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है आर्सेनियस सल्फाइड का। ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन से बनाया है, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दूसरा है केमिकल रिएक्शन में जैसे बाय रिडक्शन, रिडक्शन से बना सकते हैं। रिडक्शन होता है जैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में देखो, जैसे कि एग्जांपल में कह रहा हूं कि गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड का सिंबल AU है, सिल्वर, प्लेटिनियम, इनके कोलोइडल सोल बनाए जाते हैं। अगर इनके जो साल्ट है उनके साल्ट की आप रिडक्शन करा दो। जैसे मैं कह रहा हूं कि गोल्ड का क्लोराइड है AuCl3 और मेरे को गोल्ड का सोल बनाना है, तो मैं इसकी रिडक्शन करा दूं किसी रिड्यूसिंग एजेंट से। जैसे ये स्टेनस क्लोराइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो गोल्ड का क्लोराइड है AuCl3, इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो इस कंपाउंड की रिडक्शन हो जाएगी और यहाँ गोल्ड का सोल बनेगा और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो टिन पे +2 चार्ज है, यहाँ पे टिन पे +4 है। तो ये आपके पास जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया कि इसका गोल्ड का, सेकंड हो गया रिडक्शन से बना सकते हैं। तीसरा है बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। देखो जैसे सल्फर के सोल बनाए जाए, सल्फर का आपको सोल बनाना है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराओ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जैसे ब्रोमीन वाटर का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ब्रोमीन वाटर का सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपने पास करवाई। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सल्फर का सोल यहां बन गया,
ये सल्फर का क्या बन गया, कोलोइडल सोल। या जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप नाइट्रिक एसिड से पास करा दो जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एक मेथड हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है जैसे कि बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं कैसे कि जैसे एल्यूमिनियम या जो आयरन है, इनके साल्ट जो होते हैं उनको आप वाटर के साथ बॉईल कर दो। मैं कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम या जो आयरन है, इनके कोलोइडल सोल बनाने हैं तो इनके साल्ट को आप वाटर के साथ बॉईल कर दो। जैसे मैं कह रहा हूं कि फेरिक क्लोराइड है, अगर मैं इसको वाटर के साथ बॉईल करूंगा तो यहां पे एक सोल मेरे पास बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सोल। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये तो देखो मेथड हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड, और इसके सब मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड है इसका बाय केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन ये होगी बाय डबल डिकम्पोजिशन, एक है बाय रिडक्शन, नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलाइसिस। अब ये तो फर्स्ट मेथड है केमिकल रिएक्शन से, और कौन से इसके मेथड हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट है आप देखोगे, नेक्स्ट मेथड है इसमें जैसे बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स। एक तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं, सेकंड है इसमें बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट बदल दो। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, या तो जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सॉल्यूशन है इन अल्कोहल, या फॉस्फोरस की जगह आप इसमें सल्फर भी ले सकते हो। फॉस्फोरस का सॉल्यूशन है अल्कोहल में, और जो फॉस्फोरस है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। अब मैं क्या करूं, वाटर लेके एक कंटेनर में वाटर ले लिया, और ये जो सॉल्यूशन है मैं इसमें डाल दूं। अब देखो जो फॉस्फोरस है, जो सल्फर है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो फॉस्फोरस या अल्कोहल, फॉस्फोरस या सल्फर का सॉल्यूशन जो अल्कोहल में डिजोल्व हो जाते हैं, उसको अगर हम वाटर में डाल दें तो वाटर में डालते ही जो फॉस्फोरस है ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो यहां फॉस्फोरस का कोलोइडल सोल बन जाएगा। फॉस्फोरस का कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास बन गया। अब जो फॉस्फोरस है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता इजीली, तो यहां कोलोइडल फॉर्म में वो आ जाएगा। फॉस्फोरस की जगह आप सल्फर भी यूज कर सकते हो। तो हम सॉल्वेंट बदल दें, यहां सॉल्वेंट अल्कोहल है, यहां सॉल्वेंट कौन हो जाता है, वाटर है। तीसरा इसमें मेथड है बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस। बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस। देखो इसका क्या मीनिंग है, कंडेंस का मतलब कि वेपर्स को आप लिक्विड में बदल दो। वेपर्स को आप लिक्विड में बदल दो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे को सल्फर या मरकरी का सोल बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा कि जो सल्फर या मरकरी के वेपर्स हैं, सल्फर या मरकरी के जो वेपर्स हैं ना, मैं इनको कंडेंस कर दूं वाटर में, वाटर के अंदर मैं इनको क्या कर दूं, कंडेंस कर दूं, तो ये मरकरी का एक कोलोइडल सोल बन जाएगा। तो किन्हीं सब्सटेंस के जो वेपर्स हैं, उन वेपर्स को आप कंडेंस कर दो किसी डिस्पर्सन मीडियम में या सॉल्वेंट में, तो ये मेथड हो जाते हैं। जैसे ये सारे मेथड कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड में आते हैं। दूसरा इसका मेथड है डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्सन मेथड, ये अब डिस्कस करेंगे हम। और जो ये डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो सेकंड इसका मेथड है, सेकंड मेथड है इसमें डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्सन मेथड। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, टूट जाएंगे बड़े साइज के पार्टिकल को आप तोड़ दो। जैसे 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल है, वो कोलोइडल में नहीं आता, उनको आप तोड़ दो और किस रेंज में ले आओ, कोलोइडल रेंज में ले आओ, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में।
इसके मैं आगे सब मेथड बता रहा हूं कि डिस्पर्सन या जो डिसइंटीग्रेशन मेथड है, इसमें एक तो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मशीन्स का यूज करके मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम डिसइंटीग्रेट कर दें। और तीसरा इसमें मेथड हम पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन। और ये जो दोनों मेथड हैं, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में यहां से टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में मशीन्स में बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे पार्टिकल में बदला जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में जैसे आपके पास ये प्लेट्स हुआ करती हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में मिल्स होते हैं, जैसे स्टैंप मिल है या बाल मिल है। इन मिल्स के अंदर बड़े साइज के पार्टिकल को तोड़ के छोटे साइज के पार्टिकल में चेंज किया जाता है। जैसे इनमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ये जैसे स्टील की प्लेट्स हैं, और इन स्टील प्लेट्स में क्या किया जाता है, दीज आर स्टील प्लेट्स। इसमें क्या करेंगे, हम सस्पेंशन की फॉर्म में डालेंगे कोई सब्सटेंस। सस्पेंशन मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल हैं। और जैसे ये जो स्टील की प्लेट्स हैं, ये ऐसे रोटेट करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रोटेट करेंगे नियर अबाउट 7000 रोटेशन पर सेकेंड, 7000 रोटेशन पर मिनट, सॉरी। तो ये इसके अंदर आपने जो सस्पेंशन बना के डाला है, जिसमें पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा, किससे, 1000 नैनोमीटर से, तो इन स्टील प्लेट्स के ऊपर क्या होगा कि इनको तोड़ दिया जाएगा, किस रेंज में, कोलॉइडल रेंज में। तो इसको हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में जैसे मेटल के सोल बनाए जाते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि सेकंड जो है, सेकंड आपके पास है इसमें इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, देखो डिसइंटीग्रेशन का मतलब है तोड़ दिया आपने, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि मेटल्स के जैसे मेटल है आपके पास, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, इन मेटल को अगर आप कोलॉइडल फॉर्म में लेके आना चाहोगे तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जिस भी मेटल के आपको कोलॉइडल सोल बनाना है, जैसे कि अगर मेरे को गोल्ड का सोल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे गोल्ड की। तो ये क्या है, गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में है ये। और यहां हमने एक इलेक्ट्रिक आर्क लगा दी, ये है जी इलेक्ट्रिक आर्क, और बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल सोर्स है, हम इसको पास कराएंगे। अब क्या होता है, ये आपके पास यहां कोई जैसे मीडियम है आपके पास, कोई जैसे आपके पास लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, जैसे कि अगर वाटर में सोल बनाओगे तो आप वाटर यूज कर सकते हो। और इसको आपने रख दिया जैसे इन कांटेक्ट विद आइस, यहां रख दी गई जैसे आइस, एकदम ठंडा करने के लिए यहां पे आइस का यूज किया गया है, दिस इज आइस। तो अब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल सोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रिक आर्क जो कि मेटल के साथ जुड़ी हुई है, इस इलेक्ट्रिक आर्क में जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, वो इन मेटल को क्या करेगी, जो ये मेटल्स हैं, इन मेटल्स को वेपराइज कर देगी, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। दीज मेटल इलेक्ट्रोड गेट वेपराइज इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आर्क। और जो मेटल के वेपर्स बने हैं, इन वेपर्स को एकदम से इनको ठंडा कर दिया जाएगा, क्योंकि आइस भी आपने यूज की है। तो अब यहां पे जो ये पार्टिकल आएंगे गोल्ड के या कोई भी जो मेटल, ये किस रेंज में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएंगे। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये कोलॉइडल सोल बन गया। तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, द मेटल विच इज टू बी prepared into colloidal soul is used in the form of electrodes by the use of electric arc, and the high heat energy of this electric arc
will convert these metal electrodes into vapors form and these vapors are immediately condensed in the presence of this ice and there is formation of colloidal सोल, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटल का सोल बना, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का या प्लेटिनियम का बनाना, तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। पेप्टाइजेशन में क्या होगा एक बार आप देखोगे, थर्ड मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, पेप्टाइजेशन। देखो इसमें क्या होता है कि पेप्टाइजेशन में ना हमारे पास प्रेसिपिटेट होते हैं। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। कोई आपके पास किसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम में डाल देंगे और उसको डिस्पर्सन मीडियम में डालने के साथ साथ बाहर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे और अब उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक कोलोइडल सोल बन जाएगा, किसका, प्रेसिपिटेट का। तो मैं पहले इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं, फिर आप इसको समझना। पेप्टाइजेशन क्या है, टू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, टू ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate dispersion medium is added with any suitable electrolyte, with any suitable electrolytes। और इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो आयंस में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलेंगे। यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट है आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रखना है, प्रेसिपिटेट जो आपके पास है किसी सब्सटेंस के, उसमें डिस्पर्सन मीडियम ऐड कर देंगे, किसके साथ, कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। और जो ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होगा इसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। यानी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उस इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड टू प्रिपेयर कोलोइडल सोल, जिस इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जा रहा है दैट इज नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज कर रहे हैं इसको पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि ये पेप्टाइजेशन है क्या। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास सपोज एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट है मेरे पास। जैसे कहूं कि प्रेसिपिटेट आपको पता है कि ये मेरे पास जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी है सॉल्यूशन में, और मेरे को ये जो बड़े साइज के पार्टिकल है और इन प्रेसिपिटेट जो हैं, जो ये पीपीटी हैं प्रेसिपिटेट में बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। अब हमें जो ये प्रेसिपिटेट के पार्टिकल हैं जो कि 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं, मेरे को इसको लेके आना है किसमें, कोलोइडल रेंज में लेके आना है। जैसे कि सपोज मेरे पास ये प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का और मेरे को इस प्रेसिपिटेट को लेके आना है कोलोइडल रेंज में, यानी कि जो इस साइज के हैं मेरे को किस रेंज में लेके आना है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेके आना है। तो हमें तोड़ना पड़ेगा ये बड़े साइज का पार्टिकल। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इसमें डिस्पर्सन मीडियम भी डाल रखा है, इसमें और क्या डाल रखा है, डिस्पर्सन मीडियम। फिर मैं इसमें कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, अभी डेफिनेशन में लिखा था। जैसे इलेक्ट्रोलाइट इसमें मैंने फेरिक क्लोराइड डाल दिया, फेरिक क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखना, जो ये फेरिक क्लोराइड यूज किया है इसमें ऐसा कोई आयन होगा, मतलब इसमें ऐसा कोई कॉमन आयन होगा जो प्रेसिपिटेट के अंदर भी प्रेजेंट है। जैसे यहां फेरिक हाइड्रोक्साइड में देखना आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, फेरिक क्लोराइड जो है इसमें भी आयरन के ऊपर यहां +3 चार्ज है, कॉमन आयन इसमें है। यानी कि जो इसमें ये फेरिक आयन होंगे जो कि कॉमन आयन है वो इस प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्प्शन पढ़ के आए हम, सरफेस फिनोमेना है। तो ये जो फेरिक आयन है
दे विल गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की सरफेस पे फेरिक आयन क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, एडजॉर्ब हुए, और एडजॉर्प्शन फिनोमेना हम पढ़ के आए। अब देखना यहां भी इसके ऊपर 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज है इसके ऊपर, 3 पॉजिटिव चार्ज है फेरिक के ऊपर। तो एक जैसा चार्ज होने की वजह से जो फेरिक आयन है आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर भी प्लस चार्ज है, और जो ये आयरन है इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। लाइक चार्ज होने की वजह से रिपल्सन होगा, एक जैसा चार्ज रिपेल करता है, तो लाइक चार्ज होने की वजह से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल है, ये जो बड़े साइज का पार्टिकल सेंटर में दिखा रखा है, ये बड़े साइज का पार्टिकल छोटे साइज में टूट जाएगा रिपल्सन की वजह से। जैसे मैं कह रहा हूं कि अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल बन गए, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल बन गए जो कि छोटे पार्टिकल हैं। ये बड़े साइज का पार्टिकल जो 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसमें से कोई कॉमन आयन इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया, रिपल्सन की वजह से ये बड़े साइज का पार्टिकल छोटे साइज में टूट गया। अब छोटे साइज में टूट तो गया, बट इन सरफेस पे आप देखोगे सरफेस पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव नहीं आ गया, क्योंकि इनकी सरफेस पे क्या एडजॉर्ब था, आयरन एडजॉर्ब हो गया था। इसका मतलब ये हो गया डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल हैं उस पे किसी न किसी तरह का चार्ज डेवलप भी हो जाता है, और ये आगे आपको सिखाया जाएगा कि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के ऊपर किसी तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो ये डिस्पर्स फेस के पार्टिकल बने हैं डीपी, ये किस रेंज में आ गए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाते हैं। दोबारा समझ लो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया सुटेबल, उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई कॉमन आयन सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया, रिपल्सन की वजह से एक जैसा चार्ज है, रिपल्सन की वजह से बड़े साइज का पार्टिकल छोटे साइज के पार्टिकल में टूट गया, और ये जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर कोई चार्ज भी डेवलप हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब था तो सरफेस पे तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो ये एक आपके पास अब कोलॉइडल सोल बन के तैयार हो जाएगा। ये आपके पास एक कोलॉइडल सोल बन गया जिसमें डिस्पर्स फेस के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि मेरे पास सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी है किसी कंटेनर में, मेरे पास क्या है, सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी है, AgI के पीपीटी है प्रेसिपिटेट, और डिस्पर्सन मीडियम भी आपने डाल रखा है। और मैं क्या करूं, अब मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं। पोटेशियम आयोडाइड का कौन सा ऐसा कॉमन आयन है जो इसमें भी प्रेजेंट है, आयोडाइड आयन, इसमें प्लस चार्ज है। तो जैसे ही आप ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करोगे, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बताया कि कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें जो आयोडाइड आयन है ये इस प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, कॉमन आयन एडजॉर्ब हो जाएंगे प्रेसिपिटेट की सरफेस पे। अब आप देख रहे हो कि आयोडाइड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां भी आयोडाइड पे नेगेटिव चार्ज है, आयोडाइड पे यहां AgI में नेगेटिव चार्ज, आयोडाइड ही एडजॉर्ब हो गए, क्योंकि पोटेशियम तो इसमें कॉमन है नहीं पीपीटी में। हाँ, सिल्वर का कोई कंपाउंड डाल सकते थे, सिल्वर का कोई साल्ट हम यूज कर सकते थे। अब देखो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, अंदर भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन की वजह से जो ये AgI का बड़ा पार्टिकल है, ये AgI का बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और ये AgI का पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट गया, और सरफेस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। किसकी वजह से आ गया नेगेटिव चार्ज, I नेगेटिव, जो कि सरफेस पे क्या हो गए थे, एडजॉर्ब हो गए थे। तो यहां देखोगे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहां पे नेगेटिव एडजॉर्ब हुआ था। तो ये जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है ये नेगेटिव सोल बनाएगा, क्योंकि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कोलॉइडल सोल यहां पे इस पे आपको दिख रहा है। अब अगर इसमें पोटेशियम आयोडाइड की जगह हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, जैसे आपके पास मैं कह रहा हूं कि सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी था, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि सिल्वर नाइट्रेट डाल देता हूं, AgNO3 डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड की जगह, ये प्रेसिपिटेट है, तो इसमें सिल्वर आयन कॉमन है जो इसमें भी है और इस पीपीटी में भी है। तो जो सिल्वर आयन है Ag+ आयन, वो इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए एक जैसे पार्टिकल की वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से जो बड़ा साइज का पार्टिकल है ये छोटे साइज के पार्टिकल में ऐसे टूट जाएगा।
ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, बड़े साइज का पार्टिकल छोटे में टूट गया रिपल्सन की वजह से, और सरफेस पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर आपके पास देखोगे कि इसमें अगर सिल्वर आयोडाइड में आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया था तब तो नेगेटिव चार्ज का कोलोइडल सोल बना था, और अगर सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया तो फिर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा आया है? पॉजिटिव। तो पेप्टाइजेशन क्या है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में हम डिस्पर्सन मीडियम के साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई कॉमन आयन प्रेसिपिटेट की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। रिपल्सन होने की वजह से बड़े साइज का पार्टिकल छोटे साइज के पार्टिकल में टूट जाता है। दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टाइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन का एक नाम और है, ब्रेडिक्स मेथड भी इसको बोलते हैं। ब्रेडिक्स मेथड भी इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको बताया था, इलेक्ट्रोड यूज करी या इलेक्ट्रिक आर्क आपने यूज करी और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो ये थे हमारे पास मेथड क्या करने के? कोलोइडल सोल बनाने के। और कोलोइडल सोल भी कौन सा? लायोफोबिक कोलोइडल सोल, क्योंकि लायोफिलिक कोलोइडल सोल को तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।